केंद्र सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया वो पहले संयुक्त संसदीय समिति को गई, जेपीसी को, और उसमें 14 संशोधनों के बाद इसे फिर से पेश किया गया। लेकिन देश भर में उलेमाओं का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है, कुछ लोग और भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और इस बिल को लेकर के धरना प्रदर्शन तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। क्या हो रहा है इस बिल में और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का क्या इसमें रुख है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब, और ये आवाज़ द वॉइस है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। वक्फ बोर्ड बिल जो है वो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, विवाद का विषय बना हुआ है, और ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उलेमाओं का एक वर्ग और एक तबका जो है बुद्धिजीवियों का, बौद्धिकों का, विपक्ष का, वो इसका विरोध कर रहा है। इस बारे में हम बातचीत करते हैं डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। फैजी साहब, ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के लोगों को लग रहा है कि ये उनके अधिकारों का जो है वो एक उल्लंघन है, उनके धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है? ऐसे तर्क आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, ये एक मिथ फैलाने का प्रयास किया जाए, एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के जो है संवैधानिक अधिकार वायलेट हो जाएंगे, या उनके जो संविधान के अंदर जो धार्मिक अधिकार दिए गए वो वायलेट हो जाएंगे, या इस्लाम खतरे में है। ये पूरा पैटर्न जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध का आप देखेंगे, या उसके पीछे जो आर्गूमेंट हैं, ये सारे वही आर्गूमेंट हैं जो किसी समय अशराफ वर्ग ने पाकिस्तान तहरीक के दौरान बनाई थी कि अगर पाकिस्तान नहीं बनेगा तो जो है मुसलमान अपने मुर्दे यहाँ दफन नहीं कर पाएंगे, मुसलमान मस्जिद नहीं बना पाएंगे, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, मुसलमान अपने मज़हब पे अमल नहीं कर पाएंगे, मुसलमान टोपी। तो वो सारे आर्गूमेंट आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध के लिए वही सारे आर्गूमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये भ्रम जैसे उस वक्त फैलाया गया था, आज भी फैलाया गया है। इससे बस एक चीज़ निकल के आती है कि जिस तरह से अशराफ वर्ग पाकिस्तान बनाने के लिए सारे आर्गूमेंट ले आ रहा था कि इस्लाम खतरे में है, वो अपना ये छोटा पाकिस्तान जो है वक्फ बोर्ड, उसको बचाने के लिए सारा उपक्रम वो कर रहे हैं। एक बड़ी बात आपने कह दी, एक छोटा पाकिस्तान वक्फ बोर्ड है, जबकि सरकार का तर्क ये है कि इससे प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी, इसमें जो है जवाबदेही बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और संपत्तियों का जो है सही इस्तेमाल हो सकेगा। तो ये संपत्तियों का जो सही इस्तेमाल की बात कह रहे हैं, तो ऐसा क्या था वक्फ बोर्ड जो अब तक प्रबंधन करता रहा है ज़मीनों का, संपत्तियों का, वो जिसमें हम कह रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, संपत्तियां ठीक से नहीं रेगुलेट की जा रही, ये क्या मामला था? एक तो जो वक्फ बोर्ड का अब तक का जो एक स्ट्रक्चर था, देखिए वक्फ बोर्ड सरकार चलाती है और सरकार डेमोक्रेटिक और सेकुलर सरकार होती है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो बनवाया गया था ये मुस्लिम तुष्टीकरण का एक पार्ट था। अंग्रेज़ों के ज़माने से लेके फिर कांग्रेस की सरकार आई और अब तक तो उसमें अशराफ वर्ग ही होते थे और वो अपने हिसाब से सरकार की ताकत से वो चीज़ों को मैनेज करते थे। देखिए, वक्फ जो ज़मीनों की बात होती है, वक्फ की दो समय ऐसे था जहाँ अब आप जानते हैं कि अशराफ वर्ग चूँकि शासक वर्ग रहा है तो ज़मीनें जायदाद इन्हीं के पास ज़्यादा थी, ज़्यादा तो कहते पूरा भारत इन्हीं का था। फिर जब अंग्रेज़ों के आने के बाद कुछ इनके पावर कम हुए तो फिर देश का बंटवारा इन लोगों ने करा लिया। मैंने पाकिस्तान वक्फ बोर्ड को इसीलिए कहा, एक तो देश का बंटवारा करा के लैंड ले लिया, वहाँ पाकिस्तान बन गया, फिर वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड और जितने अल्पसंख्यक मुसलमानों नाम से छोटे छोटे इदारे गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट या NGO टाइप के, ये सब छोटे छोटे पाकिस्तान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया विश्वविद्यालय, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड। पाकिस्तान मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि हमारी सत्ता और शासन बरकरार रहे, यानी अशराफवाद हमारा चलता रहे। मुस्लिम कह के आप किसी समस्या को नहीं समझते जब तक आप विदेशी मुसलमान जो शासक वर्ग रहे हैं उनको, और जो भारतीय मुसलमान कन्वर्ट होकर अपना धर्मांतर करके रह रहे हैं, जो कामगार जातियाँ इस तरह के हैं, वो बिल्कुल अलग अलग है। ताजमहल पसमानदा ने नहीं बनाया है, ताजमहल अशराफ का बनाया, लाल किला अशराफ का बनाया। जो मौलाना आज़ाद वो तकरीर कर रहे थे कि ताजमहल लाल किला छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तो ताजमहल लाल किला तो हमने बनाया नहीं, हमारे बाप दादा पसमानदा को उसमें मजदूर रहे होंगे जिनका वो सुनने में आता है कि हाथ कटवा लिया था। तो ये जो सारा कुछ है इस वजह से उसके प्रबंधन में क्या दिक्कत होती थी, मैं वो कह रहा था। देखिए, बंटवारे के वक्त जब ये लोग जा रहे थे तो इनके जो रिश्तेदार नातेदार बच गए तो उन ज़मीनों को वक्फ के नाम पे इन लोगों ने मेंटेन रखा, पहली बात। दूसरी बात, जब जमींदारी उन्मूलन लगा, मैं समझता हूँ 1954 या 52 इसी के आसपास की जो भी वो डेट देखा जा सकता है,
उस वक्त भी इन लोगों ने अपने ज़मीनों को बचाने के, आप देखिए हिंदू सवर्ण लोग जो थे वो तो बेचारे वहाँ से ज़मीनें छोड़ के आए, कस्टोडियन डिपार्टमेंट बना हुआ था पार्टीशन के टाइम, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान हाँ से। जी जी। लेकिन ये वहाँ भी ले लिए और यहाँ भी अपना वक्फ के नाम पे बचाया। और फिर जब जमींदारी उन्होंने लगा तो सब ये राजा नवाब जमींदार थे, अशराफ वर्ग, तो इन्होंने वक्फ की आड़ में कि नहीं ये तो हमारे दादा ने वक्फ किया, इसीलिए सब ज़बानी था। जबकि इस्लाम ये कहता है, सूरह बकरा में लिखा हुआ है कि कभी भी कोई बात तय करो तो 2 लोगों के गवाह को मौजूद में उसे लिख लिया करो। तो जिसमें 1500 साल पहले जिस कुरान में लिखने की बात की गई है उसमें वक्फ का कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। इसका मतलब देखिए लिखना पढ़ना वही नहीं करते हैं जहाँ हमें डर हो। आप कहेंगे फैयाज साहब लिख के दे दीजिए, तब कह रहे मंजीत साहब आप ऐसे हम हमारी बात सुन लीजिए, कहाँ हम लिख के देंगे। तो हमें डर है कि अगर हम रिटर्न में देते तो मंजीत साहब उसको रखे रहेंगे कि देखिए एक समय आपने ये बात कही थी। तो ये सारा कुछ ज़मीनों बचाने के लिए वक्फ की आड़ में बचाएगा। अब उसका मैनेजमेंट कैसे हो, तो सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया, तो उसमें चाहे वो जिसकी सरकार हो, देखिए वक्फ बोर्ड में ये सब सरकार ही के लोग रहते हैं। और सरकार के लोग ऐसे आम आदमी को लगता है कि भाई कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार, उन्होंने लोग बैठा दिया, लेकिन वो रहते सब अशराफ हैं। तो वो अपना इसी प्रकार से अपने ज़मीनों का मैनेजमेंट करते हैं। आप देखेंगे इतना ज़्यादा उसमें करप्शन है, इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ हैं कि वो बिल्कुल नहीं, जैसे कहते पानी सड़ते सड़ते बजा जाता है। तो ये बीजेपी सरकार को आप घेर सकते हैं कि भाई वो मुसलमानों के मामले में दखल डालिए, मुसलमानों के मामले में दखल नहीं है। वक्फ बोर्ड को उसको जो है अमेंडमेंट करके उसको चाक चौबंद करने की बात है, ताकि वक्फ जो किया जाता है वो गरीबों का हक होता है। उस पर जो है विधवाएं होती हैं, जो यतीम हैं, अनाथ है बच्चे, उनके गरीबों के लिए वक्फ का जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कभी मूर्त रूप रहा नहीं। एक छोटा समाज, अल्पसंख्यक समाज, ईसाई समाज के जो वक्फ की प्रॉपर्टी आप देंगे, इतने स्कूल और कॉलेजेस खोले हैं कि पूरे भारतीय समाज के लोग फ़ायदा उठाते हैं। हम मंजीत जी को फ़ोन करते हैं, मंजीत जी उसको वो चर्च वाले स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन कराना है, कोई जुगाड़ है क्या, है ना, इस तरह का एजुकेशन और इस तरह का वो देते हैं। लेकिन आप इतनी बड़ी माइनॉरिटी होने के बाद, बहुत बड़ी संख्या है, और इतनी बड़ी संख्या है कि माइनॉरिटी कहने में भी लगता है कि इतने बड़े लोगों को हम, इतने बड़े समूह को कैसे माइनॉरिटी कह दे रहे हैं, मोटे तौर पर 20 करोड़। हाँ, ये भी एक सवाल उठता है। उनके वक्फ का कहीं कोई आप ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज बताइए, आप ऐसे 10 लोग बताइए समाज के जो ये कह सके हमने वक्फ बोर्ड से या वक्फ की ज़मीनों से फ़ायदा उठाया है। तो इन ज़मीनों का होता क्या है, करते क्या है? ये जो है इसका ये मैनेजमेंट करते हैं, किराए पे देते हैं, उससे जो भी रेवेन्यू आता है, तो जैसे मान लीजिए कहीं बैनर लगाना है, वो वक्फ की ज़मीन पर, वहाँ पे पोस्टर लगे, अब उससे पोस्टर लगाने वाला से इन्होंने लिया 2 लाख रुपए, रसीद काटा 200 रुपये की, ठीक, तो वक्फ बोर्ड में गया 200 रुपया। और उसके बाद ये रोना अलग, विक्टिम कार्ड भी ये लोग बहुत अच्छे से खोलते हैं, रोना अलग कि साहब वक्त में तो कोई कमाई नहीं है, इतनी लाखों करोड़ों की ज़मीन है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देखिए उससे इनकम नहीं हो पाता, इतना इनकम होना चाहिए। ये कौन करप्शन कर रहा है? जो उसके सदर हैं, मेंबर हैं, ये हैं, सारी चीज़ें हैं, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए परिधि में बांट देते हैं, जबकि मुसलमानों को भी फ़ायदा नहीं मिलता। एक बात और कहूँगा कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें आप ज़्यादातर केसेस देखेंगे कि वो सब मुसलमान से लड़ रहे हैं। मैं जो मेरा पुश्तैनी कब्रस्तान है, जहाँ मेरे पिताजी दफने हैं, जहाँ मेरी छोटी बहन दफने है, मेरे दादाजी दफने हैं, उसमें 80% भूमि जो है हमारे यहाँ के राजपूतों की है। जो हिंदू मुसलमान की बात होती है, सवर्ण बैकवर्ड की जो बात होती है, उनकी है। मैं समझता हूँ 20% से भी कम भूमि मुसलमानों की है। और जो मुसलमान ने दिया था उस ज़माने में, अब उनके लड़के हम लोग से मुकदमेबाजी चल रही है, वक्फ बोर्ड में भी उसका चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं देंगे, कोई कहा नहीं है। और जो हिंदुओं के बाप दादाओं ने दिया था, वो उन हिंदुओं की जो आज की जनरेशन है, वो हमारे साथ धरना प्रदर्शन से लेके डीएम के यहाँ से ज्ञापन डालने से लेके राजनीतिक दबाव हमारे साथ रहते हैं, वो सारे हिंदू। तो ये देखिए, और लोग कह रहे हैं कि हिंदू मेंबर क्यों होना चाहिए? भाई हिंदू जब दान दे रहा है, अब बताइए हिंदू हमारे साथ कहें कि नहीं हमारे बाप दादा ने इनको मुर्दे दफन करने के लिए दिया था, ये तो कब्रस्तान है गाँव समाज की, तो इसको कैसे कोई अपने प्रॉपर्टी में ले सकता है? तो हिंदू मेंबर होना जरूरी है ताकि वो देख सके भाई वो वक्फ करता है, वो देता है। आप अनगिनत मस्जिदें, अनगिनत मदरसे, अनगिनत कब्रस्तान जो हिंदुओं की ज़मीन पे है, जिसको हिंदुओं ने स्वेच्छा से दान। देखिए हमारा भारत जो था ना, एक खूबसूरत देश है, गांव समाज में लोग रहते थे, तो लोगों को लगा कि इनकी ज़रूरत है, ये ठीक है, तो अब पहले लोग ऐसे ज़मीन दे भी देते, लोग बुला के बसा भी देते थे कि भाई आके यहाँ ज़मीन है रहे। उसी तरह से ये धार्मिक चीज़ें भी थी। अब इसको जो है अनियमितता इतनी हो गई, करप्शन इतनी हो गई कि किसी न किसी सरकार को इस पर पहल करना ही था। समय समय पर अमेंडमेंट होता रहा। अब इस बिल में जो सबसे प्रमुख बात है, एक तो पसमानदा की भागीदारी की बात हो रही है। पहली बार कोई मुस्लिम संस्था जो मुसलमानों से रिलेटेड है या अल्पसंख्यक में, बाकायदा मुस्लिम समाज के सामाजिक न्याय को सामने रखते हुए उसमें लिखा हुआ है कि ओबीसी
महिलाएं ये मेंबर बन रहे हैं। अब ओवैसी साहब हमसे संसद में कह रहे थे कि कहाँ रोका गया है। हमने कहा जब रोका नहीं गया है, कह रहे हैं कि महिलाओं को और पसमानदा को तो रोका ही नहीं गया था, कोई भी मेंबर बन सकता है। हमने कहा बन तो नहीं रहे थे, रिजर्वेशन तो इसीलिए होता है ना। फिर तो यही आर्गूमेंट तो समझ भी करेगा कि दलितों के लिए फिर सारे रिजर्वेशन आप लोग खत्म कर दीजिए। भाई पार्लियामेंट में दलित समाज को जाने से किसी ने रोका तो है नहीं, फिर क्यों आप आरक्षण दे रहे हो। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन देने की बात है उस पर तो आप ही सवाल उठा रहे हैं। हिंदू दलितों के लिए, हिंदू पिछड़ों के लिए ओवैसी साहब का या अशराफ का आर्गूमेंट दूसरा होता है, जब मुस्लिम दलितों पिछड़ों की बात है तो इनका आर्गूमेंट दूसरा हो जाता है। अच्छा, मैं ना एक बात तो मैं कह दूं जी, ये सबसे बड़ी वजह है कि उसमें पसमानदा की भागीदारी दी गई है। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब हम लोग जाके हम अपना रिप्रेजेंटेशन या बिल को सपोर्ट किया, ओवैसी साहब को और जो चंद एक मौलाना भी उसमें था, इन लोगों को बहुत बुरा लगा। और वो अंदर का फ्रस्ट्रेशन ओवैसी साहब के अंदर दिखा। अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि पसमानदा नाम पे कुछ जोकर आ गए थे पार्लियामेंट में। तो अब इनके बाप दादा तो गाली देने की आदत रहे, हमको मारा पीटा भी, हमें गाली भी दिया। तो अब किसी को जोकर कहना, भाई पार्लियामेंट में हम लोग गए, अपनी बात रखी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया था, हम हितधारक हैं, हमने अपनी बात रखी। आपको पसंद ना आए वो अलग बात है, आप अपने आर्गूमेंट देके। अब आप जोकर कहना मतलब गाली देना जी। और कुरान में सीधा सीधा लिखा है कि किसी को ये वो नहीं है कि अपनी ज़बान से जो है किसी को गाली दे, खराब बात करे, लेकिन वो जिस पे जुल्म हुआ है, अगर कोई मजलूम है जिस पे अत्याचार किया जा रहा है तो वो प्रतिरोध में गाली दे सकता है। लेकिन गाली, ये खुलेआम गाली दे रहे हैं कि जोकर है। बताइए, हमको आपको हमारी बात नहीं पसंद है, कहिए कि आपकी बात पसंद नहीं है या आपका तर्क ठीक नहीं है। जोकर वो अंदर का फ्रस्ट्रेशन है कि कैसे गुलाम कौमें हमारे साथ आके पार्लियामेंट में एक साथ बैठ गए, हमसे आर्गूमेंट करने लगी। ये पूरा एक जो पीछे का माइंड सेटअप है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे। और एक बात और कहते हैं, ये जो विरोध हो रहे हैं, आप 13 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची को ले जाके निकाह पहना के वहाँ बैठा रखे ताकि भीड़ दिखाई दे। उन बच्चियों को पता ही नहीं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या, वक्फ बोर्ड क्या होता है, उनको वक्फ का वो नहीं पता है। बस भीड़ लगाएगी, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उलमा चंद इधर उधर मदरसे थे बच्चे बच्चियों को लाके, इनको आदमी नहीं मिल रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा मैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के कि उन्होंने पसमानदा संगठनों को, सिर्फ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज नहीं, और भी कई संगठनों को उन्होंने मौका दिया। पसमानदा समाज जो कुल मुस्लिम आबादी का 90% है, उसकी बात भी वहाँ गई और ये बात सुनी जाने लगी। फिर अभी जो धरना प्रदर्शन की बात हुई तो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने एक एडवाइजरी निकाल के लगातार सोशल मीडिया पे उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास किया कि मीडिया भी उस पक्ष को ले गए, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ा है। देखिए, हमारे कदम छोटे से ही हैं, लेकिन हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हम देश की जो सामाजिक सौहार्द है, जो देश में सामाजिक न्याय, हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय का स्वरूप जो भारतीय समाज में कम्युनल है, सांप्रदायिक है, वो सेकुलर हो जाए। मुसलमानों में भी सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। तो सामाजिक न्याय की बात करके जब उसको किया गया, ये सबसे बड़ी वजह है वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करने का। मैं दर्शकों के लिए चाहूँगा कि आप एक बार, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो पहली बार इस विषय को देख रहे होंगे, उनके लिए मेरा ये सवाल आपसे है, हम इस पर पहले बात कर चुके हैं, लेकिन कि ये मुसलमानों में जब ये कहा जाता है कि एक ही सफ़ में खड़े हैं, और एक बड़ा लंबा सा शेर है जो मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन ये हम उसका अर्थ ये बता रहे हैं कि एक ही कतार में खड़े होकर सब नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें कौन बंदा है और कौन बंदा नवाज है ये पता नहीं चलता। तो जब जाति व्यवस्था नहीं है तो ये पसमानदा और जो आप कह रहे हैं अशराफ और अर्जाल क्या हैं, वो एक बार दर्शकों के लिए संक्षिप्त में बता दें कि कौन हो। मैं बस संक्षिप्त में कह दूं क्योंकि इस पे अगर दर्शक चाहते हैं तो मंजीत जी ने अपने शो में एक बार मुझे मौका दिया था, उस वीडियो को भी दर्शक देख सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि लिंक में उसको हम उसको कमेंट में डाल दीजिएगा, वो अच्छी चर्चा है। देखिए, ये जो हमारे एक गुलजार सलमानी साहब हैं, जो नाई बिरादरी के लोग होते हैं सलमानी लिखते हैं, तो उन्होंने ये एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज वाली जो आप शेर कह रहे थे, उसका जवाब उन्होंने बड़ा अच्छा दिया था कि मस्जिद में तो हम भाई हैं और मस्जिद से निकलते ही हम नाई हैं। और ये जो एक ही सफ़ में है, तो एक उसके जवाब में भी एक शेर है कि एक ही सफ़ का बस तमाशा है, जिसकी जितनी हैसियत वो उतनी उसकी आगे सफ़। मस्जिदों में भी हमने जो अपर क्लास मुसलमान पहले आगे बैठता है, हमने अपनी आँख से देखा है। मैं जिस मस्जिद में जुमा पढ़ता था, बड़ा मशहूर इलाका है, तो मैं जानबूझ के मैं भी जाके आगे बैठने लगा। तो ये था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी अगले सफ़ में जाके। तो ये सब झूठ बोलना है। इकबाल ने लिखा, इकबाल ने पाकिस्तान के आइडियोलॉग रहे हैं। अब जहाँ नमाज़ पढ़ते तो मुझे तो नहीं लगता वहाँ किसी पसमानदा। आज भी मैं जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, ईद की नमाज़, वो नट बिरादरी के मुसलमानों की हिम्मत नहीं होती अंदर जाके ईद की नमाज़ में, बाहर लाइन लगा के भीख मांगने के लिए हिंदू दलितों के साथ वो भी खड़े रहते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ के लोग निकलेंगे। तो इक्का दुक्का उसमें से अगर घुस के हिम्मत भी कर लेता है तो पीछे सफ़ में खड़ा रहता है। तो ये सब झूठी बात है। उसका अरबिक बैकग्राउंड है, इस्लामिक बैकग्राउंड है, नस्लवाद कास्टिज्म का, वो उस वाली चर्चा में हम लोगों ने सारी बात की थी। तो ये झुटलाने का प्रयास होता है। झुटलाता वही है जिसने हर चीज़ पे कब्जा कर रखा है।
वो अशराफ वर्ग है। वो नहीं चाहता कि इस्लाम मुसलमान नामों पे किसी और को जगह मिले, इसलिए वो हमेशा मुस्लिम मुस्लिम खेल करता है। देखिए, जो मुस्लिम विमर्श है भारत का, वो टू नेशन थ्योरी का परिवर्तित रूप है। पहले टू नेशन थ्योरी इन लोगों ने चलाया कि हम मुसलमान अलग है, हिंदू हम एक साथ रह ही नहीं सकते, हमारी ज़मीनें दे दो, हम अलग रहेंगे। उसके बाद फिर यहाँ भी फंसाए रखे, और यहाँ भी मुस्लिम इतने, इस बार पार्लियामेंट में कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है तो पार्लियामेंट में मुसलमान नहीं है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। एक सेकुलर देश में धार्मिक पहचान के आधार पे कोई डिमांड होनी ही नहीं चाहिए, फिर वो सेकुलरिज्म पे ही प्रश्न चिन्ह है। फिर आप मुसलमान मुसलमान कहेंगे तो कोई सिख सिख कहेगा, कोई हिंदू हिंदू कहेगा। उसमें क्या होगा कि जो वंचित समाज है, जो हर मजहब के मानने वाले में, उसकी फिर बात दब के रह जाएगी। ये जो आप तो मोटे तौर पर जो है ना, एक बात इन्होंने समझाई है कि जो मुसलमानों में सवर्ण तबका है, ऊंचा तबका है, अगली जाति के, अगली मतलब अरब से आए हुए, ऐसा अरब ईरान वगैरह से जो लोग आए हैं वो अशराफ हैं। वो आज भी अपने नाम के आगे उन्हीं शहरों का, जैसे शेरवानी, किरमानी, समनानी, ये सब ईरान के शहरों के नाम है। अच्छा। तो आज बुखारी, शेख सैयद पठान, हाँ, ऐसे लोग, शेख सैयद मुगल पठान, ये लोग हैं अशराफ। और जो ओबीसी जातियां हैं वो हैं हाँ, जो बुनकर हैं, धुनकर हैं, या धोबी हैं, हाँ, या स्वच्छकार समाज। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है, आज जिनकी जयंती है, अजलाफ, हाँ, वो स्वच्छकार समाज से थे जी। और ये भारत ही देश है जहाँ उनको सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया था वाजपेयी जी ने, जब उनकी सरकार थी। तो एक दलित समाज के मुस्लिम का, जो स्वच्छकार समाज, जिसको भंगी या लालबेगी लोग कह देते हैं, उसका सम्मान भारत की डेमोक्रेसी में है। उसका सम्मान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक मेंबर नहीं आज तक बन पाया होगा। और भारत की डेमोक्रेसी देखिए, वो भी वाजपेयी जी का हमने नाम इसीलिए लिया कि वो हिंदूवादी और क्या क्या बीजेपी को लोग कहते रहते हैं, वो अपना अलग आर्गूमेंट है, लेकिन उन्होंने दिया सर्वोच्च सम्मान। और जैसा शहनाई वो बजाए, दुनिया में कोई बजाया क्या? आज उनकी जयंती है, हम लोग को, मैं बहुत अच्छे आपने छेड़ दिया, उनको श्रद्धांजलि हम देना चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। तो जो ओबीसी और पिछड़ी जातियां हैं वो अजलाफ हैं, और जो दलित जातियां हैं वो अरजाल हैं। और अरजाल और अजलाफ को मिलाकर पसमानदा यानी पीछे छूट गए जातियां हैं। तो इसके आधार पर अब देखिए, वक्फ बोर्ड जो संशोधन है उसके हिसाब से पसमानदा लोगों की क्या डिमांड रहने वाली है, क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग गए थे तो वहाँ सिर्फ पसमानदा जब हम कहते हैं तो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, जो मुस्लिम धर्मावलंबी है, सबको हम लोग इंक्लूड करते हैं। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया था उसमें सिर्फ ओबीसी को देने की बात की गई। तो हम लोगों ने वहाँ अपना प्रेजेंटेशन किया। हमने कहा कि जो मुस्लिम समाज के, जो स्वच्छकार समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, या जो आदिवासी लोग हैं, जैसे आप कर्नाटक के एसटी की लिस्ट में देखेंगे, वहाँ भी मुसलमान हैं, सिद्धि और टोडा, या पायल तड़वी का नाम सुना होगा, सोसाइटी के जो मेडिकल स्टूडेंट थी, वो खुद पसमानदा आदिवासी समाज से थी। तो उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो मुझे लगता है वक्फ अमेंडमेंट बिल में उसको लिखा गया है कि पसमानदा को ब्रॉडर भागीदारी देने की बात होनी चाहिए। देखिए, सोशल जस्टिस बहुत ज़रूरी है, जैसे हर जगह वहाँ भी होनी चाहिए, ताकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक समरूपता, समावेशिता उसके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड में जो, अच्छा, हित धारक तो वक्फ बोर्ड का, चाहे वक्फ की ज़मीनों का, तो पसमानदा ही है। जो गरीब है, विधवा है, अनाथ है, तो उसका भी एक मेंबर होगा, तभी तो कहेगा कि भाई आप दे रहे हो कि नहीं, कि ऊपर सारा मलाई प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए उसका। इसीलिए स्ट्रक्चर में जो बदलाव किया जा रहा है, स्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है, सेकुलराइज किया जा रहा है, ये अशराफ की सबसे बड़ी चिंता है कि हमारा पाकिस्तान छूट रहा है। महिलाओं के लिए भी प्रावधान है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, महिलाओं को भी मेंबर बनाने की बात। देखिए, कानून बना देना तो आपको महिला रखना ही रखना पड़ेगा, पसमानदा रखना ही रखना पड़ेगा। ओवैसी जी का ये तर्क है कि हमने रोका कहाँ था? भाई, आपने रोका नहीं था, लेकिन आप घुसने भी तो नहीं देते थे। रिजर्वेशन तो इसीलिए किया जाता है ना। तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज करने का प्रयास किया गया, सेकुलराइज करने का प्रयास, ये इनकी बड़ी चिंता। और देखिए, वक्फ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह कोई एनजीओ नहीं है, वो सरकार का उपक्रम है। सरकार उसका मेंटेनेंस है, सरकार उसको प्रबंधन का काम करती है। तो सरकार चूँकि सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, तो सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएगी। इसमें विरोध के नाम पे उसमें कुछ नहीं। इसीलिए इनके आर्गूमेंट वक्फ बोर्ड के कानून कायदे पे नहीं है कि इसमें ये है, ये है, ये है, उस पर नहीं कर रहे हैं। बस हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है तो हमारी प्रॉपर्टी लूट ली जाएगी, तो हमारे कब्रिस्तान लूट लिए जाएंगे। अरे भाई, कैसे लूट लिया जाएगा? तो कलेक्टर साहब आ जाएंगे, तो कलेक्टर तो ऐसी बहुत पावरफुल है, जिसकी चाहे ज़मीन लूट ले। तो क्या इतना आसान है क्या? ठीक है, कलेक्टर के पास तो पावर है। हाँ। वक्फ मदरसा में छोड़ दे, वो किसी घर भी लूट लेगा, इतनी पावर तो उसके पास है ही है। लेकिन क्या इतना आसान है क्या? क्या देश में कायदे कानून नहीं है? हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है।
तो अगर आप कलेक्टर का इनकार कर दे रहे हैं तो कलेक्टर तो पूरे जिले को मैनेज करता है, तो आप हर जगह फिर इनकार करने लगो कि नहीं ये कलेक्टर को ये भी नहीं देखना चाहिए, ये भी नहीं देखना चाहिए। फिर कलेक्टर हमने रखा, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता फिर किस लिए? अरे एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो संशोधन हुए हैं 14 और उसके बाद जो अब ताज़ा तरीन ड्राफ्ट जो है, मसौदा जो है, क्या उसमें पसमानदा मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व के अलावा और कोई उसमें है प्रावधान? नहीं, प्रतिनिधित्व की ही बात की गई है, और प्रतिनिधित्व की अगर बात की गई तो मैं समझता है बहुत मजबूत बात है, अब तक नहीं हो रहा था। और एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, अभी रिसेंटली पंजाब वो जो मैं देखिए जो हित धारक की बात होती है, सिर्फ मुसलमान ही क्यों, गरीब तो हर समाज में है ना। और देखिए अभी पंजाब के वक्फ बोर्ड का चेयरमैन एक पसमानदा को बनाया गया है, और उनका पहला स्टेटमेंट यही था कि मुझे ये बात बहुत ख़राब लग रही है कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों इसके हितधारक है, सिख क्यों नहीं होंगे, हिंदू क्यों नहीं होंगे, इसीलिए पसमानदा को नहीं चाहते हैं। क्योंकि पसमानदा भारतीय जब कहीं जाएगा तो सबकी बात करेगा, और कोई हजरत रहेंगे तो खाली मुस्लिम करेंगे। भाई हमने किया कि देखिए जमात इस्लामी ने एक बार केरल में घर बनवाए थे हिंदुओं के ज़कात के पैसे, तो बड़ा बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुझे लगता है बहुत पहले की बात है, हमने सुनी थी, कहीं पढ़ी नहीं कि जमात इस्लामी ने बनाया था। तो ऐसा नहीं है, वक्फ की ज़मीनों से जो जितने भी कमज़ोर है उसको फ़ायदा पहुंचाया जाता है, किसी भी धर्म का। हाँ, तो इसलिए अब देखिए कितनी बड़ी पहल किया उन्होंने। अब जब इस एटीट्यूड का कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होगा, अब वो पसमानदा समाज से ही हो सकता है, आप ये श्योर जानिए। अशराफ के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, पूछे क्यों नहीं होता है? अगर न्यायिक चरित्र होता है तो कम से कम ये अपने दलित पिछड़ों की पहले बात करता है, हिंदू दलित पिछड़ों की बाद में बात करता है। लेकिन देखिए हर जगह आप देखिए अभी इन्होंने जंतर मंतर पे जो किया था, हिंदू दलित ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया था, हिंदू पिछड़े ऑर्गेनाइजेशन के उनके नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन पसमानदा समाज के या मुस्लिम समाज के अंदर जो सोशल जस्टिस की आवाज़ें हैं, जो दलित पिछड़ों के, उनमें से किसी को नहीं बोला। या हमको ये बहस से, या तो हमको मुसलमान ही नहीं समझ। सर सैयद ने कहा भी था कि मुसलमान तो है जिसके खून से इब्राहिम के खून की बू आए। अब हमारे अंदर से तो गया प्रसाद, श्यामा प्रसाद तो खून की बू आएगी ना, शंकर भगवान के खून की, हम तो अरब कहने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खून की बू आएगी, तो फिर हम मुसलमान है। तो हमें मुसलमान मानते भी नहीं है। वो भली हमें मुसलमान वोट लेने के लिए, पुलिस की लाठी खिलाने के लिए, जंतर मंतर पर भीड़ लगाने के लिए मुसलमान कह के हमें आँख ले जाते हैं। अब ये चीज़ नहीं होना है, क्योंकि अब बात बहुत ऊपर तक चल गई। आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने पसमानदा विमर्श को अपने चैनलों पर जगह दिया, लोगों के अंदर चर्चाएं हो रही हैं, और उसी चर्चा का मैं नतीजा समझता हूं कि सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल में इस बात का भी अमेंड किया कि नहीं, पसमानदा समाज को भी भागीदारी मिलनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो कि आपका मैं समझता हूं कि आपको कहीं और भी जाना है। जी। एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था भाई साहब कि अगर आप उस बोर्ड के मेंबर बन गए, वक्फ बोर्ड के, और जो आपने कहा कि लोगों ने छोटे छोटे पाकिस्तान तैयार कर लिए हैं, आपने पहले ही सवाल के जवाब में कहा था, और भू माफिया के तौर पर काम करते हैं, कैसे निपटेंगे इससे? लॉ एंड ऑर्डर से। देखिए जब भागीदारी मिल जाएगी और वक्फ बोर्ड में कोई बहस होगी, कोई बात होगी, तो समाज का जब हर आदमी अंग वहाँ मौजूद, महिलाएं मौजूद होंगी, तो फिर उस पर बात रखेंगे। तो वो एक जो एक छत्र राज अशराफ का चल रहा था कि जो मुंह से निकल गया वही कानून हो गया, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो सेफ गार्ड करने के लिए तमाम कानून है। वक्फ जो एक्ट देखेंगे उसके अंदर तमाम कानून हैं। तो कानून का सहारा है, लॉ एंड ऑर्डर है, आसाम से स्थिति। बस देखिए एक इंटेंशन आपके पास होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि हमें वक्फ की जो प्रॉपर्टी उससे गरीब लोगों को फ़ायदा देना है, तो आप फ़ायदा दे पाएंगे। इसी देश के अंदर ईसाई लोग दे रहे हैं ना फ़ायदा, हम क्यों नहीं दे पाएंगे? ठीक बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मैं लालच नहीं छोड़ पा रहा हूँ सवाल पूछने का। मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि क्या जो अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट्स के विरोध में, तो क्या वो जैसे शाहीन बाग में विरोध हुआ था 2 कानूनों का, सीए और एनआरसी का, क्या वैसा कुछ करने की तैयारी चल रही है? आपको लगता है ऐसा? देखिए तैयारी तो चल रही है, क्योंकि वो हमने कहा कि बार बार एक ही बात रिपीट करूंगा तो आप कहेंगे तो आपने बिल्कुल पाकिस्तान के पीछे ही पड़ गए हैं। ये अपना पाकिस्तान बचा रहे हैं। हाँ। तो ये हर प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रयास इनका कामयाब नहीं होना है, क्योंकि इनको पसमानदा समाज में अवेयरनेस आ गया है। हमने कई सोशल मीडिया से भी कहा कि अगर इनको भीड़ लगानी है तो अपने सारे बच्चों को जो इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनको बुला लें और जंतर मंतर पर ले जाकर बैठा दें। पसमानदा के बच्चे नहीं जाएंगे, भीड़ हमारी और राज तुम्हारा, ये नहीं चलना है। तो ये सपोर्ट उनको इस तरह से नहीं मिल पा रहा जिस तरह से एनआरसी और सीए में ये अपना माहौल बना ले गए थे। और ये हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड बॉयज़ एसोसिएशन बहुत ही स्ट्रांग है। इंग्लैंड अमेरिका में उसके ठीक ठाक ऑर्गेनाइजर जो सरकार को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, तो बाहर से ये अपना सपोर्ट अच्छा करा ले जाते हैं। तो इसकी तैयारी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोडस ऑपरेटर्स देखेंगे तो पीछे का ऐसे ही रहा है।
ये वैश्विक लेवल पे भी सरकार पे दबाव बनाते हैं, इंटरनल लेवल से भी सरकार पे दबाव बना ले जाते हैं। लेकिन अब पसमानदा जाग चुका है, तो पसमानदा भी अपनी बात कह रहा है और सरकार भी उसकी बात को सुनना चाह रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो पसमानदा संगठनों को बुलाया गया, इस बात की दलील है कि सरकार भी अब देशज मुसलमान जो हैं, जो देशज पसमानदा हैं, मैं पसमानदा से पहले देशज सुनता क्योंकि हम इसी देश की इसी मिट्टी के बने हुए हैं, उनका क्या पक्ष है। देखिए, सरदार पटेल की बड़ी चिंता थी जब मुस्लिम लीग निगोशिएट करती थी, तो सरदार पटेल अकेले व्यक्ति थे जो कांग्रेस में कहते थे कि हमें देसी मुसलमानों से भी बात करनी चाहिए, हमें खेतिहर मुसलमानों से भी बात करनी चाहिए, हमें गाँव के मुसलमानों से भी बात करनी चाहिए कि उनका क्या पक्ष है। ये जो उनके शब्दावली थी जिनको आज हम देशज पसमानदा कहते हैं। और सरदार पटेल की अगर बात सुनी गई होती, और उस वक्त एक बड़ा आंदोलन आसिम बिहारी के नेतृत्व में था भी देसी मुसलमानों का, मोमिन कॉन्फ्रेंस जमीयतुल मोमिनीन के नाम से, जो पटवारे के विरोध में करा था, जिसने 1946 के इलेक्शन में चुनाव भी हराया। जबकि उस वक्त इलेक्शन वोट देने का अधिकार उस तरह से नहीं था, पढ़े लिखे लोगों को, पैसे वाले लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, जो सारे अशराफ थे, पसमानदा में कम थे, फिर भी चुनाव हराया बिहार के अंदर और भी कई जगह। तो अगर सरदार पटेल की बात को कांग्रेस ने सीरियसली सुना होता, तो मैं नहीं समझता कि अगर मुस्लिम लीग के अगेंस्ट 90% जो देसी मुसलमानों का भी आर्गूमेंट गया होता तो शायद देश का बंटवारा हो पाया होता। वो गलती इस सरकार में, मुझे लगता है कि सरकार ने उस गलती को सुधारने का प्रयास किया। अब देसी मुसलमानों का भी, पसमानदा मुसलमानों के पक्ष सुनने का प्रयास किया जाए। आप बुला के हमारे चैनल पे पूछ रहे हैं, ये इसी कड़ी की इसी जो पहल की एक कड़ी है, और आपके चैनल को भी बहुत लोग देखते हैं। ये भी बात बहुत दूर तक जाए कि नहीं, ये ऐसे भी देश में मुसलमान हैं जिनका ये पक्ष है। हमारा पक्ष सुना जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मान ही लें, कम से कम आप हमारा दुख दर्द सुने तो सही। ठीक बात। देखिए, डॉक्टर फैजी से बात करते समय मुझे लोहिया साहब याद आते हैं। लोहिया जी ने कहा था कभी कि पिछड़ा पावे 100 में 60। तो वक्फ बोर्ड जो है उसमें अपना प्रतिनिधित्व चाह रहे हैं, सरकार दे रही है। जो विरोध कर रहे हैं और उनके ऊपर थोड़ी इन्होंने टिप्पणियाँ भी की हैं कि भाई अपना अपना पाकिस्तान उन्होंने बनाया है, लेकिन अब ये बात तय है कि जो आवाज़ें हैं पसमानदा समाज की और डॉक्टर फैजी जैसे लोगों की, वो सुनी जा रही है और उस पर उनको जो है उचित प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है। उम्मीद है कि आपको मिलेगा जो आपका बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात कह दूं आखिरी नोट पर, हमें जो कुछ भी मिला है एक संविधान के साथ, जब नया देश बना है तभी हमारी स्थिति अच्छी हुई। वरना एक उदाहरण देता हूँ, अकबर बादशाह ने जियो निकाला था कि इन रजील कमीन लोगों को, ये उनकी इस्लामिक शब्दावली है। वो रजील का मतलब होता है निकृष्ट, नीच, और कमीन का मतलब आप जानते हैं गाली के तौर पे यूज होता है कमीना, और ये मतलब नीचे। कमीन का मतलब होता है नीचे। रजील कमीने लोगों को पढ़ने नहीं देना है। क्यों नहीं पढ़ने देना है? कारण देखिए उनका, जियो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर जिसको कहते हैं अकबर बादशाह का, जो बहुत सेकुलर, बहुत लिबरल आप लोग कहते रहते हैं। क्यों नहीं पढ़ने देना है? कि ये पढ़ लिख लेंगे तो फसाद बर्पा करेंगे। जबकि इतिहास गवाह है कि आज़ादी के बाद एक नया देश जब बना है और पसमानदा जब पढ़ा लिखा है तो उसने वीर अब्दुल हमीद APJ कलाम दिया है, फसाद हमने नहीं पैदा किया है। तो हमारे पर झूठा बहुत है। हमारी स्थिति मुग़लों और तुर्कों और जो अशराफ का शासन उसमें अच्छी नहीं थी, हमारी स्थिति संविधान लगने के बाद अच्छी हुई है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, जो मुस्लिम लीग के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उस वक्त संविधान नहीं था, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया के साथ थे, और हमने पार्टीशन का विरोध किया, क्योंकि जानते थे कि जब भी भारत बनेगा, एक अच्छा संविधान बनेगा, हमारी स्थिति अच्छी होगी। और हमारी स्थिति अच्छी, लेकिन बस एक बात कहूँगा कि सच्चर कमेटी इस अच्छी स्थिति को कैसे बयान करती है वो आप देख सकते हैं। इतिहास से अगर कंपेयर करें तो हमारी स्थिति बिल्कुल अच्छी है, लेकिन हमारी स्थिति को और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, बहुत दबे कुचले। इस्लाम और मुसलमान नाम पे अशराफ भाईजान लोग मलाई काट ले जाते हैं, हमारा विमर्श ही नहीं आ पाता। मैं आपका फिर हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करूँगा कि आप बात कर रहे हैं, और इससे हमारा विमर्श को एक ऊंचाई जरूर मिलेगी। तो सामाजिक न्याय की बात जो है मुस्लिम समाज में भी हो रही है। अब पहले मैंने कहा था कि मुझे लोहिया की याद आई, अब मुझे एक और फिल्म की याद आई जिसका नाम था चक दे इंडिया। उसमें गीत था कि तीजा तेरा रंग, तिरंगे का तीसरा रंग, उसकी आवाज़ है, ज़रूरी है सुनी जाएगी और उम्मीद है कि सुनी जाएगी। आज के तमंजीत ठाकुर शो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया फैजी साहब, आप हमारे स्टूडियो आए। नमस्कार। नमस्कार।